अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद शहबाज। पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। तुर्की में 24 घंटों में चौथी बार ज़लज़ले से ज़मीन हिली। अब तक 4000 से ज़ायद अफराद लुक़्मे अजल, हलाकतों की तादाद 8000 से ज़्यादा होने का खदशा। कानूनी दस्तावेज़ात के बगैर मज़ीद हिंदुस्तानी बाशिंदों की अमेरिका में दाखिल होने की कोशिशें, हज़ारों अफराद को किया जा चुका है गिरफ्तार। PMLA मामले में राना अयूब की समन को चैलेंज करने वाले अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज। अडानी बहरान पर हम पार्लियामेंट में बहस चाहते हैं और JPC का मुतालबा कर रहे हैं, मोदी हुकूमत क्यों भाग रही है, कांग्रेस सदर खड़गे का सवाल। विक्टोरिया गौरी की मद्रास हाई कोर्ट की जज के तौर पर तकद्दुरी के खिलाफ अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज। खबरें तफसील से। तुर्की में आज फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और 24 घंटों में ज़मीन चौथी बार लरज़ उठी। ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई है। तुर्की में पीर को यानी कल 7.8, 7.6 और 6.0 की शिद्दत की मुसलसल 3 ताकतवर ज़लज़ले आए। वहीं इजराइल और लिबनान में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। तुर्की और शाम में ज़लज़ले ने बड़ी तबाही मचाई है। अब तक 4372 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 20,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इमारतों के मलबे तले मुतअद्दिद अफराद दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ मरने वालों की तादाद भी तेज़ी से बढ़ रही है। इजराइल और लिबनान भी ज़लज़ले से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। 10 शहरों में 1700 से ज़ायद इमारतों को नुकसान पहुँचा है। इसी दौरान सिर्फ शाम में कम अज़ कम 783 अफराद हलाक हुए और 639 ज़ख्मी हुए। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक तबाही के दरमियान अमवात की यह तादाद 8 गुना ज़्यादा हो सकती है। ज़ख्मियों की तादाद में भी तेज़ी से इजाफा हुआ। WHO ने कहा है कि ज़लज़ले के वाक़यात में देखा जाता है कि शुरू में मरने और ज़ख्मी होने वालों की तादाद वक्त के साथ तेज़ी से बढ़ती है। WHO ने इन लोगों के लिए भी इंतबाह जारी किया है जो ज़लज़ले की वजह से बेघर हुए थे। उन्होंने कहा कि सर्दी की वजह से ऐसे लोगों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है। बगैर वीज़े के अमरीकी सरहद तक पहुंचने वाले हिंदुस्तानी बाशिंदों की तादाद में सन 2022 के दौरान गैर मामूली इजाफा देखने में आया। हिंदुस्तान में मुतवस्सित तबका तरक्की पर गामज़न है। ऐसे में आखिर हिंदुस्तानी बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर अमेरिका का रुख करने का ख़तरा क्यों मोल ले रहे हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क भारत में मुतवस्सित तबका फैलता और तरक्की कर रहा है। ऐसे में गैर कानूनी तौर पर या सफरी दस्तावेज़ात के बगैर अमेरिका पहुंचने वाले भारतीय बाशिंदों की तादाद में गुज़श्ता बरस गैर मामूली इजाफा हुआ। आखिर ये अफराद गैर कानूनी तौर पर अमेरिका पहुंचने के ख़तरात क्यों मोल ले रहे हैं। भारतीय नज़ाद अमरीकियों को अमेरिका में तारिक वतन के लिए एक मॉडल के तौर पर देखा जाता है। अमरीकी कस्टम एंड बॉर्डर पेट्रोल के एदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल यानी 2022 में गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश करने वाले भारतीय बाशिंदों की तादाद में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया और ये तादाद 63,927 थी, जो 2021 के मुकाबले में दुगुना थी। वाज़ेह रहे कि अमेरिका की जनूबी सरहद जो मैक्सिको के साथ मिलती है, पनाह के मतलाशियों की आमद का सबसे मरकज़ी मुकाम है। अमेरिका के माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 तक अमरीकी सरहद हुकाम ने 18,300 भारतीय तारिकीन को अमरीकी जुनूबी सरहद पर रोका, जो इसी से एक बरस पहले की तादाद के मुकाबले में 2,600 का इजाफा था। तुर्की में शदीद ज़लज़ले के बाद जेल की दीवारें मुनहदिम होने पर दाइश के 20 कैदी फरार हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तुर्की और शाम में शदीद ज़लज़ले के सबब हलाकतों की तादाद 4,000 से तजावुज़ कर गई है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया समेत मुख्तलिफ ममालिक ने तुर्की इमदाद रवाना कर दी है। ज़लज़ले के बाद इमदादी सरगर्मियों के लिए ऑस्ट्रेलिया तुर्की को 10 मिलियन ऑस्ट्रेलवी डॉलर फराहम करेगा। न्यूजीलैंड ने 1.5 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जनूबी कोरिया दवाई और मेडिकल टीम तुर्की भेजेगी। दरियासना ज़लज़ले के तुर्की के जेल के दीवारें मुनहदिम हो जाने के बाद जिसका फ़ायदा उठाकर दाइश के 20 कैदी फरार हो गए।
ترکیہ کے مختلف شہروں میں زلزلے کے بعد موسلادھار بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے امدادی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اس وقت ترکیہ طاقتور مغربی ہواؤں کی زرد میں ہے، جس کے باعث ملک بھر میں بارشوں اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ موسلادھار بارش اور برف باری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے امدادی ٹیموں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور زمین بوس ہونے والی عمارتوں کا ملبہ ہٹانے کا کام سست روی کا شکار ہے۔ امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ موسم کی صورتحال بہتر ہوتے ہی امدادی سرگرمیاں تیز کر دی جائے گی۔ زلزلے کے بعد بدترین موسمیاتی صورتحال کی وجہ سے ترکیہ کے عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ عراق میں ایک باپ نے اپنی 22 سالہ یوٹیوبر بیٹے کو غیر ارادی کے نام پر قتل کر دیا، جس کے بعد ملک بھر میں غم و غصہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق طیبہ العلا کی باپ کے ہاتھوں موت کی تصدیق عراقی وزارت داخلہ کے ترجمان سادمان کی جانب سے کی گئی، جنہوں نے بتایا کہ طیبہ ترکی میں مقیم تھی اور ان دنوں وہ عراق آئی ہوئی تھی۔ مذکورہ واقعہ 31 جنوری کو پیش آیا۔ باپ اور بیٹی کے درمیان ہونے والی گفتگو کی کچھ ریکارڈنگ پولیس کو برآمد ہوئی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ طیبہ کے والد اس کو ترکی میں تنہا رہنے پر رضامند نہیں تھے اور وہ ناخوش بھی تھے۔ پولیس ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ مقتولہ یوٹیوبر 2017 میں اپنے خاندان کے ساتھ ترکی گئی تھی، لیکن پھر انہیں واپس عراق جانے سے انکار کر دیا اور ترکی میں رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ خاندانی جھگڑا 2015 سے چلتا آ رہا ہے، جو اب طیبہ کی موت کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ طیبہ العلا کے یوٹیوبر پر بے شمار فالوورز تھے، جنہوں نے طیبہ کی موت پر غصہ کا اظہار کیا ہے۔ یوٹیوبر عام زندگی میں ہونے والے کاموں کی ویڈیوز بناتی تھیں، جن پر اکثر ان کے منگیتر بھی دکھائی دیتے تھے۔ سعودی عرب کے وزارت خارجہ نے ترکی اور شام میں آنے والے زلزلوں کے بعد دونوں ممالک سے یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق پیر کو 7.8 شدت کا پہلا زلزلہ مقامی وقت کے مطابق صبح 4 بجے آیا۔ ابتدائی زلزلے کے بعد 100 سے زائد آفٹر شاکس آئے، جبکہ دن کے وقت ہی 7.7 شدت کا ایک اور جھٹکا بھی ہے، جس سے ریسکیو کرنے کی کوششوں میں خلل پیدا ہوا۔ ترکی اور شام میں زلزلے کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 4300 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اموات میں مزید اضافہ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ غیر ملکی ایجنسی کے مطابق ترکیہ کی امدادی ایجنسی AFAD نے منگل کو تصدیق کی ہے کہ زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد 2900 سے 21 ہو گئی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب قدرتی آفت سے متاثرہ علاقوں میں صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہا ہے۔ بیان کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان سے افسوس کرتے ہوئے مدد کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے زلزلے میں ہلاک ہونے والے افراد کی ورثت سے بھی تعزیت کی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا بھی کی ہے۔ سعودی سینٹرل بینک ساما نے کہا ہے کہ امریکہ کی سگنا ورلڈ وائڈ انشورنس کمپنی کو سعودی عرب میں برانچ قائم کرنے کا پرمٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ مملکت میں پہلی بار کسی غیر ملکی انشورنس کمپنی کو اپنی شاخ قائم کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ العربیہ نیٹ ورک کے مطابق ساما کا کہنا ہے کہ مملکت نے انشورنس کمپنی کی شاخوں کی نگرانی، لائسنس اور مملکت میں ری انشورنس پالیسی کے قواعد مقرر کیے تھے۔ انہیں مؤثر کرنے کے لیے امریکی انشورنس کمپنی کو لائسنس دے دیا گیا ہے۔ یہ مالیاتی استحکام کے فروغ کے سلسلے میں ساما کے کردار کی بھی عین مطابق ہے۔ امریکی انشورنس کمپنی کو لائسنس جاری کرنے سے انشورنس کمپنیوں کے درمیان مسابقت کا ماحول مضبوط ہوگا۔ اس شعبے میں کام کرنے والے کمپنیوں کے درمیان تجربات کا تبادلہ عمل میں آئے گا۔ اس سے انشورنس خدمات کا معیار بہتر ہوگا۔ ساما نے تائید کی ہے کہ صارفین پرمٹ ہولڈر مالیاتی اداروں سے ہی لین دین کریں، جن کا اداروں کا ساما اندراج کر رکھا ہے، صرف انہی کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے۔ ساما کے ویب سائٹ وزٹ کر کے کسی بھی مالیاتی ادارے کے رجسٹریشن کی حقیقت دریافت کی جا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے منگل کو صحافی رانا ایوب کی اس عرضی کو مسترد کر دیا جس میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے ایکٹ PMLA کیس میں خصوصی عدالت کی طرف جاری سمن کو چیلنج کیا گیا تھا۔ جسٹس بی راما سبرامنیم اور JP پادری والی کی بینچ نے کہا کہ ہم اس معاملے کو ٹرائل کورٹ کے سامنے اٹھانے کے لیے کھلا چھوڑتے ہیں، ہم اس عرضی کو خارج کر رہے ہیں۔ سماعت کے دوران انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے دلیل دی کہ ایوب نے کچی آبادیوں، کووڈ اور آسام میں کچھ کاموں کے لیے کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم کے ذریعے رقم حاصل کی تھی، تاہم انہوں نے رقم کو منتقل کر دیا اور اسے ذاتی لطف اندوزی کے لیے استعمال کیا۔
सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को सहाफ़ी राना अयूब की इस अर्जी को मुस्तरद कर दिया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम एक्ट PMLA केस में खुसूसी अदालत की तरफ जारी समन को चैलेंज किया गया था। समाअत के दौरान इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दलील दी कि राना अयूब क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत सारे रकम हासिल किए थे, ताहम उन्होंने रकम को किसी दूसरे तरफ मुंतकिल कर दिया। राना अयूब की नुमाइंदगी करने वाले एडवोकेट विंद्रा ग्रोवर ने इस्तदलाल किया कि इनके मुवक्किल को ऐसे अमल के ज़रिए ज़ाती आज़ादी से महरूम किया जा सकता है जिसके कानून से इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि ईडी ने नवी मुंबई के एक बैंक में उनके मुवक्किल का ज़ाती बैंक अकाउंट मुंसलिक कर ली, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ रुपए पड़े हैं। ग्रोवर ने इसरार किया कि गाज़ियाबाद की अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है, क्योंकि मुबैना कार्रवाइयों का दावा मुंबई में हुआ था। ईडी के नुमाइंदगी करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमें पता चला कि रकम को मुंतकिल किया गया है, ज़ाती लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए इस्तेमाल किया गया। लोग ये जाने बगैर करोड़ों रुपए दे रहे हैं कि पैसे कहाँ जा रहा है। अदालत आज़मा ने 31 जनवरी को अयूब की अर्ज़ी पर अपना फ़ैसला महफूज कर लिया था। ईरानी बहरान पर पार्लियामेंट में आज फिर से हंगामा आराई का सिलसिला जारी रहा। कांग्रेस पार्टी इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत मोदी को निशाना बना रही है और पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा कर रही है। पार्टी का मुतालबा है कि इस मामले पर JCP तश्कील दी जानी चाहिए। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम बहस चाहते हैं, JPC का मुतालबा कर रहे हैं, वो क्यों घबरा रहे हैं, वो बहस से भाग रहे हैं, हमसे नहीं। इससे पहले हम कोई नुक्ता उठा सके कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। हमने 267 का नोटिस दिया है, इस पर कोई बहस नहीं हुई। क्या आपने ऐवान को चलाने की कोशिश की है? कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अधर रंजन चौधरी ने कहा कि हुक्मरान जमात जो आज हमें बता रही है कि वो अपोजिशन में होते हुए ऐवान को रोकने में माहिर थे, इससे बुजुर्ग लीडर अरुण जेटली और सुषमा स्वराज कहते थे कि ऐवान को रोकना जमहूरियत का हिस्सा है। हम इस मामले पर बात कर रहे हैं। JPC पहले भी तश्कील दी जा चुकी है। अडानी के मामले पर हमारे ज़ेर कंट्रोल तंजीम की साख का सवाल है, लिहाजा मैंने CB की चेयरमैन को ख़त लिख कर पूछा है कि हिडनबर्ग रिपोर्ट की इल्ज़ामात सही है या गलत। वहीं मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि जब भी सदर का कोई खिताब होता है तो सबसे पहले सदर के खिताब पर शुक्रिया की बहस करनी होती है। पहले आप शुक्रिया पर बहस करें, फिर जो बात करनी है करें, लेकिन आप ऐवान को चलने नहीं देते और कहते हैं कि हुकूमत जवाब नहीं देती। जो हम डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ वहाँ पर उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होना है या प्रॉपर उसको अगर कुछ रिज़ल्ट निकलना है तो उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बोल रहे हैं हम JPC वो कॉन्स्टिट्यूट कीजिए, उसके सामने सब चीज़ें आएंगे। आप घबरा रहे क्यों? या नहीं है तो चीफ जस्टिस इंडिया के सुपरविजन में ये कीजिए, इसमें क्या गलती है, क्यों नहीं कर रहे? तो ये चर्चा से वो लोग भाग रहे हैं, हम नहीं भाग रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को मद्रास हाईकोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर लक्ष्मण चंदूर विक्टोरिया गोरी की तकर्री को चैलेंज करने वाले अर्जियों पर गौर करने से इनकार कर दी। जस्टिस संजीव खन्ना और BR गोई ने कहा कि अहलियत और मौजूनियत में फ़र्क है और अहलियत को चैलेंज किया जा सकता है लेकिन मौजूनियत को नहीं। अदालत को इसका तयन नहीं करना चाहिए। अर्ज़ गुज़ार की नुमाइंदगी करते हुए सीनियर वकील राजू राम ने इसरार किया कि नफरत अंगेज़ तकरीर आइन के ख़िलाफ़ है। दलाइल सुनने के बाद बेंच ने अर्ज़ी पर गौर करने से इनकार कर दिया। समाअत के दौरान बेंच ने कहा कि वह कॉलेजियम को इस तरह की हिदायत नहीं दे सकती कि वह विक्टोरिया गौरी के मद्रास हाईकोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर तकर्री पर अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करे और अगर कॉलेजियम की किसी रुकन को गौरी पर कोई एतराज़ है तो वो उसे देखेंगे। एडवोकेट रामचंद्र ने कहा कि देखेंगे कि हलफबर्दारी का नोटिस कितने उजलत में दिया गया। उन्होंने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की नोटिस में लाया गया था कि अदालत इस मामले की समाअत कर रही है। इसके बावजूद उन्होंने सुबह 10:35 पर तकर्री की इत्तला दी। 10:35 की क्या अहमियत है कि ये अदालत 5 मिनट में फ़ैसला दे देगी। जस्टिस गोई ने कहा कि ऐसे वाक़यात हैं कि एडिशनल जजों की तस्दीक नहीं हो रही है।
जस्टिस खन्ना ने कहा कि ये समझना मुनासिब नहीं होगा कि कॉलेजियम ने उन बातों पर गौर नहीं किया। सीनियर वकील आनंद ग्रोवर ने दूसरे अर्जी गुजार की नुमाइंदगी करते हुए दलील दी कि मसला उस शख्स के सियासी ख्यालात का नहीं बल्कि उनके ख्यालात के इजहार का है। इस तरह की इंतहाई पसंद ख्यालात रखने वाले शख्स जज की हैसियत से हलफ उठाने के काबिल नहीं है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तुर्की में 24 घंटों में चौथी बार ज़लज़ले से ज़मीन हिली। अब तक 4000 से ज़ायद अफराद लुक़्मे अजल, हलाकतों की तादाद 8000 से ज़्यादा होने का खदशा। कानूनी दस्तावेज़ात के बगैर मज़ीद हिंदुस्तानी बाशिंदों की अमेरिका में दाखिल होने की कोशिशें, हज़ारों अफराद को किया जा चुका है गिरफ्तार। PMLA मामले में राना अयूब की समन को चैलेंज करने वाले अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज। अडानी बहरान पर हम पार्लियामेंट में बहस चाहते हैं और JPC का मुतालबा कर रहे हैं, मोदी हुकूमत क्यों भाग रही है, कांग्रेस सदर खड़गे का सवाल। विक्टोरिया गौरी की मद्रास हाई कोर्ट की जज के तौर पर तकर्रुरी के खिलाफ अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।